ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्लास का कि जो भी अभी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या इसका सिलेबस है। थोड़े से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, जो पेपर के हुए हैं दो चार, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हुआ है, फाइनेंस का हुआ है, और भी जो छोटे मोटे पेपर भी कंडक्ट कराती है जेके एसएसबी, तो हमने वो सारे देखने हैं। तो मेजरली हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका रहेगा सिलेबस ऑफ जेके एसएसबी। सिलेबस ऐसा है कि हर एक एग्ज़ाम के लिए हो सकता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो। जैसे अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है तो उसमें अकाउंट सेक्शन होगी, ठीक है। अब जैसे नैब तहसीलदार का होगा तो उसमें अकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वेरी करेगा। अभी जो आपको सिलेबस दिया गया है ये एक जनरल सिलेबस है, ठीक है, जो कि कोई भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जेके एसएसबी कंडक्ट कराती है तो ये पोर्शन तो उसमें रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस को। ये अभी लास्ट सिलेबस था, शायद ये वीएलडब्ल्यू का है। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें 5 अलग अलग सेक्शंस हैं। पहली है आपकी जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन। थर्ड इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। फोर्थ इज योर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फिफ्थ इज योर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये जनरल सिलेबस है। ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये हर एक पेपर में आएंगे ही आएंगे, जो भी आप जेके एसएसबी का पेपर लो। इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर आप फाइनेंस वाला पेपर दे रहे हो तो अकाउंट्स आएगा, बट हमें नहीं लगता कि अब दोबारा से फाइनेंस का कोई पेपर होगा रिसेंटली। एक जो पुराना था वही पेपर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने अकाउंट्स पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे कैसे करना। फिर इन डेप्थ हम एक एक करके पूरा जो सिलेबस के, जैसे पहले जम्मू कश्मीर वाला है, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल नॉलेज एक हो गया। जनरल नॉलेज जनरल, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो जैसे मान लो इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3। एक आपकी आ जाएगी एंशियंट हिस्ट्री, देन योर मिडीवल एंड देन योर मॉडर्न। फर्दर मैं इनको और अंदर भी क्लासीफाई कर सकता हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम इस 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक तो होगी जनरल कंटेक्स्ट में पूरे इंडिया के हिसाब से। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है कि विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो फिर इसका मतलब है कि आपको ये जो चीज़ें इंडिया में चल रही हैं इसके पैरेलल में आपको जम्मू कश्मीर में भी देखना पड़ेगा कि एंशियंट टाइम्स में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, मिडीवल टाइम्स में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, और मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है। क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एंशियंट से जो सबसे प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक किताब है राज तरंगिणी, उससे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ राज तरंगिणी। फिर पूछा जाता है कि राज तरंगिणी को किसने लिखा, तो कल्हन करके एक पोइट हुए, ऑथर हुए। फिर पूछा जाता है कि राज तरंगिणी को कल्हन ने कब कंप्लीट किया, उस टाइम कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, राजा कौन सा था, सारा पूछ लिया जाता है। मतलब एक से रिलेट कर करके फिर राज तरंगिणी से पूछा जाता है कि बताओ कि राज तरंगिणी है क्या, ये जो नाम है राज तरंगिणी ये क्या है। तो बेसिकली दैट इज रिवर्स ऑफ किंग्स। रिवर्स ऑफ किंग्स यानी कि जैसे रिवर की धारा बहती है तो एक रिवर के ट्रिब्यूटरी उसका पानी आगे आगे बहता रहता है, तो रिवर्स ऑफ किंग्स यानी कि सारी क्रोनोलॉजी, किंग्स की क्रोनोलॉजी। इनफैक्ट कल्हन ने जो राज तरंगिणी में जिस एक्यूरेसी के साथ हमारी हिस्ट्री को दर्शाया है, उस टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा लिटरेरी सोर्स में आज की डेट में नहीं मिलता जितने अच्छे तरीके से कल्हन ने राज तरंगिणी लिखी हुई, ठीक है। तो राज तरंगिणी से भी और पीछे कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ राज तरंगिणी का तो सोर्स हमारे पास आज की डेट में है, हमें पता है राज तरंगिणी किताब उसकी एक्चुअली 8 वॉल्यूम्स हैं अलग अलग। तो राज तरंगिणी को कल्हन ने कहाँ से इंस्पायर होकर लिखा, तो एक उससे भी पुरानी किताब है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण, लेकिन नीलमत पुराण इतनी पुरानी है कि हमारे पास उसका कोई भी अवशेष बचा नहीं है। तो कल्हन ने उस टाइम पे कहीं से पढ़ के, तो हमें अगर नीलमत पुराण के बारे में पढ़ना हो तो फिर हम हिस्ट्री में कैसे देखते हैं कि किसी और ऑथर ने अपनी बुक में रेफरेंस दिया होगा कि इन नीलमत पुराण ही स्टडीड दिस, तो फिर हमें उससे पता चलता है कि अच्छा ठीक है हमें यहाँ से। तो ये सारी इस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होगी। फिर हम देखेंगे कल्हन ने उसमें क्या क्या लिखा हुआ वो सारा देखेंगे। फिर एंशियंट में और आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा डायनेस्टीज स्टार्ट हो जाएंगी, डिफरेंट डायनेस्टीज। और जम्मू कश्मीर आप जानते हो कि 3 हिस्सों में था, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। जनरली लद्दाख पहले तो जो तिब्बतन रूल था उसके अंडर था, लेकिन बाद में जब हमारे साथ एसोसिएट हुआ
जनरली देखा गया कि जो कश्मीर का एम्पायर होता था वही वहाँ पे रूल करता था, ठीक। तो फिर देखा जाएगा कि कश्मीर की जो डायनेस्टीज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। वो सिंस फ्रॉम ललित आदित्य से हम स्टार्ट करते करते आगे आएंगे, पूरा उसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो ट्रेस करते करते अलग अलग डायनेस्टीज़ देखेंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट उनके फेमस किंग्स आए, फिर उनका हिस्ट्री है अगर, तो हम हिस्ट्री में थोड़ा सा आर्कियोलॉजी वाली साइड भी जाते हैं, देखेंगे इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल कैसे बनाया, कहाँ बनाया, क्या आज की डेट में उसका क्या है। फिर टेम्पल से रिलेटेड जैसे यूनेस्को साइट्स होती हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, तो क्या कोई टेम्पल है जिसको यूनेस्को साइट मिला हो, वो सारा। तो हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ा जाता है इंटर रिलेट कर करके। तो वहाँ पे भी एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे होंगे, वहाँ एंशियंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे होंगे, सारा कुछ। जैसे प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले, तो प्री हिस्ट्री में अलग अलग एजेस आ जाएंगे, जैसे पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियोलिथिक सबसे पुराना, जहाँ से कल्चर स्टार्ट होता है। लिथिक वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिथिक किसको बोलते हैं, स्टोन्स को। स्टोन के टूल्स हमारे पास आज की डेट में बचे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं आज मुझे बोलूं, अगर आप लोग मुझे बोलो कि सर हमें पता करके बताओ कि सबसे पुराना कल्चर कब आया, तो वो लोग तो नहीं है आज की डेट में, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम उनके टूल्स देखेंगे। तो टूल्स हमें कौन से वाले मिलेंगे, जो स्टोन्स के बने होंगे। इससे पुराने भी होंगे लकड़ी वाले, लेकिन क्या लकड़ी बचती है, लकड़ी को तो खत्म, लकड़ी को दीमक खा जाता है। तो जब दीमक एक बार लकड़ी खा गया तो हमें लकड़ी वाले टूल्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो फिर हमें टूल्स कैसे मिलेंगे, स्टोन बेस्ड टूल्स। तो जो स्टोन टूल्स हमारे पास हैं, इन्हीं को हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम स्टडी करते हैं। और स्टडी करके हमें क्या पता चलता है कि पेलियोलिथिक एज, जो कि सबसे पुरानी एज थी, उसमें किस टाइप के टूल्स, फिर मीजोलिथिक में कैसे टूल्स आए, न्यूलिथिक में कैसे टूल्स आए। यानी कि टूल्स की भी हिस्ट्री निकाली जा सकती है। सबसे पहले क्रूड टूल्स होते थे, फिर धीरे धीरे आए आपके फ्लेक टूल्स, फिर आए ब्लेड टूल्स, फिर आगे मीजोलिथिक में माइक्रो आ जाएंगे, जैसे तीर कमान, जिससे मतलब छोटे जानवरों को हंट किया जाता है। और फिर फर्दर आज की डेट में तो आप जानते हो कि अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हर एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो इस तरीके से पहले एंशियंट इंडिया की, फिर जम्मू कश्मीर की, ऐसे ही मिडीवल के टाइम पे यहाँ क्या चल रहा था। मिडीवल टाइम पे तो जम्मू कश्मीर में हम मुगल्स को ही देखते हैं, ठीक है। मुगल्स कौन से राजा है, अंपायर कब शुरू हुआ, तो वो सारा ट्रेस करते हैं। मुगल्स थोड़े से ओवरलैप हो जाते हैं जो वहाँ वहाँ। ज़्यादातर पेपर हमें पूछा जाता है पेपर में हमें कि पहला मुगल एम्पायर कौन था जिसने जम्मू कश्मीर में राज किया। फिर पूछा जाता है कि वो जो फेमस गार्डन्स हैं जो आप लोग कश्मीर में देखते हो वो किसने बनाए। तो इसी तरीके से आगे आते आते हम मॉडर्न इरा तक पहुँचते हैं, और इस तरीके से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट अपना कवर करते हैं। आपके सिलेबस में क्या लिखा होगा, सिर्फ छोटा सा लिखा होता है, देखो आपको जो सिलेबस दिया है इसमें है आपका फर्स्ट वाले का ही 8th पार्ट। पहला है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, और नेक्स्ट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट्स आ जाता है, वहाँ पे तो बेसिकली मॉडर्न ही हमें पढ़ना है, लेकिन हर एक में मॉडर्न नहीं होता है, कहीं कहीं आपको एंशियंट भी पूछा जाता है। क्योंकि नीचे देखो जहाँ JNK UT लिखा हुआ है, JNK UT के पास दोबारा आपकी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो वहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री लिखा है, तो हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा फोकस करना है इधर फ्रीडम स्ट्रगल के पास, और जम्मू कश्मीर की हमने सारी पढ़नी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की हमें एंशियंट से लेके अभी तक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और जम्मू में जैसे पहले कश्मीर की डायनेस्टीज देखी, ऐसे जम्मू की भी डायनेस्टीज होंगी, जम्मू के अलग राजे चलेंगे, ठीक है। फिर ओवरऑल देखेंगे हम कि आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, क्या हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में बेसिकली गुलाब सिंह, जो कि डोगरा रूल इस्टेब्लिश हुआ। हाँ जी, महाराजा रंजीत सिंह की पहली डेथ हो चुकी थी 1833 में, ठीक है। तो उनकी डेथ होने के बाद ही जो पंजाब एम्पायर था ये वीक हो गया था, और जब एंग्लो सिख वार हुआ तो उसमें ये हार गए, पंजाबी हार गए। रानी जिंदन कौर थे, तो वो हार गए। तो हारने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने लगाई वार इंडेमनिटी। वार इंडेमनिटी क्या होती है कि भाई लड़ाई हुई है, अब मैं जीत गया हूँ और तुम्हारी वजह से जंग हुई, हमारा इतना नुकसान हुआ, पैसे दो। तो वार इंडेमनिटी, इनको पैसे वापस देने थे। पैसे अगर वापस नहीं दे पाते थे तो वो क्या करते थे, लैंड ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो उस टाइम गुलाब सिंह जी ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने डायरेक्ट अंग्रेज़ों से ट्रीटी साइन कर ली। उन्होंने बोला कि मैं आपको पैसे देता हूँ, और तब कितने पैसों में खरीदे थे, 75 लाख। करेंसी कौन सी, वो उस टाइम बोली नानक शाही। तो ये उन्होंने उनको पे करके तो जम्मू कश्मीर जो है वो खरीद ली। फिर उसके बाद पूछा जाता है गुलाब सिंह से ट्रेस करके लास्ट एम्परर
फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देखा जाता है। तो मेजर इवेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, मेजर इवेंट्स ऑफ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो स्टार्ट हो जाएगा सिंस ट्रीटी ऑफ अमृतसर, फिर इसके आगे मॉडर्न टाइम्स तक आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 370 कैसे आया, फिर अब तो हट भी गया है, कैसे हटा, तो हटने पे भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कब हटा, किस डेट को हटा, कैसे हटा, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, वो सारा हम इसमें कवर करते हैं, ठीक। तो और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे देखो सिलेबस का पार्ट क्या है। सबसे पहला तो आपका आ जाता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको कोई भी एग्ज़ाम आप आज की डेट में दे रहे हो, चाहे वो छोटे से छोटा क्लास 4 का एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, करंट अफेयर्स की बहुत रेलेवेंस है। करंट अफेयर एक जैसा ही पढ़ना है, सिर्फ आपने डिसाइड क्या करना है कि अगर तो कोई छोटा पेपर आ रहा है उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आएगी, ठीक है, डेट्स पूछ ली जाएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी जो जेकेएसएसबी का लास्ट एसआई का पेपर हुआ था, उसका स्टैंडर्ड इन्होंने बहुत हाई कर दिया हुआ। पहले क्या होता था कि जो भी एमसीक्यू आते थे ना, तो 4 ऑप्शन होते थे, चारों में से एक आंसर होता था, ठीक है। अब एक लेवल हाई चले गए हैं, जैसे केएस और यूपीएससी में होता है कि उन 4 ऑप्शनों में भी आगे जाना पड़ता है। जैसे पहले ऑप्शन था ए बी सी डी, आपको इनमें से कोई एक बताना है। अब ऑप्शन अलग है, पहला पूछा जाता है ए एंड बी ओनली, ये पूछ लिया जाएगा ए एंड सी ओनली, मतलब एक लेवल आगे चले गए ना ये। जब एक लेवल आगे चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, लेवल टफ हो जाता है। लेवल टफ होते ही अब जिस बच्चे ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है वो क्या ले जाता है, वो एक एज ले जाता है। तो करंट अफेयर आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर हम सिर्फ जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए बात करें, तो जेकेएसएसबी देखो, इनका पैटर्न जो अभी तक चलता आ रहा है, ये लास्ट 3 मंथ्स का ज़्यादा पूछते हैं। और इनको अगर आपने पढ़ना है जेकेएसएसबी को, तो आपको एक सेंटर का एग्ज़ाम होता है एसएससी, उससे रिलेट करके पढ़ना है। जैसे आप लोग केएस की तैयारी करते हैं ना, तो किसको रेफरेंस मानते हैं, यूपीएससी को। ऐसे ही जब आपने जेकेएसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो रेफरेंस किसको मानना है, एसएससी को। जो भी आपने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जो भी आपने मल्टीपल चॉइस हो गई, करंट अफेयर हो गए, रेफरेंस किसका रखना है, एसएससी का, ठीक है। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज भी देनी है तो वो किस लेवल की देनी है, एसएससी लेवल की देनी है, यूपीएससी वाली नहीं देनी है फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम्स, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना। अब 3 महीने का हमें करंट अफेयर चाहिए एसएससी लेवल का, वो सबसे अच्छा उसका सोर्स होता है अड्डा 247। अड्डा 247 की एक मैगजीन आती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अड्डा 247 की ना हर महीने 2 मैगजीन्स आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो, एक होती है डिस्क्रिप्टिव, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन से करंट अफेयर बताया जाता है, और एक उसी डिस्क्रिप्टिव वाले की ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इसकी वेबसाइट पे चले जाओगे मिल जाएगी। पहली थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव और दूसरी ऑब्जेक्टिव। आपने दोनों मैगजीन्स ले लेनी है, कितने महीने की, 3 मंथ्स की। ये नेट से डाउनलोड कर लो फ़ोन में, नहीं तो मैं भी अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। इनको आपने अच्छे से क्या कर लेना है, क्रैम कर लेना है। इसमें भी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए एक अलग सेशन रखूँगा कि इसको भी आपने कौन सी चीज़ें इसमें से छोड़नी है। इसमें बहुत कुछ होता है, सारा कुछ नहीं पढ़ना होता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नहीं छोड़नी। प्लस इससे आपको हिंट मिलती है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक कहाँ कहाँ से आएंगे। जैसे इसमें आता है ऑथर्स इन न्यूज़, बुक्स इन न्यूज़, फिर अवार्ड्स एंड पर्सनैलिटीज़। 3 महीने का तो ये पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कंपटीशन ज़्यादा है, तो 6 महीने तक चले जाओ। पहले चौथे महीने पढ़ो पिछली, फिर 5वीं, फिर छठी, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं पढ़नी। ये हो गया एक कहानी। लेकिन ये सिर्फ आपका एक चेक है करंट अफेयर का, इसके अलावा और बड़ा कुछ। जैसे हर साल कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो 6 महीने में नहीं है, वो ईयरली आती हैं। जैसे नोबेल प्राइजेस, नोबेल प्राइज पूछ लेंगे कि बताओ मेडिसिन में इस बार नोबेल प्राइज़ किसको मिला, ठीक है। इनफैक्ट ये तो केएस के पेपर में भी आता है, इस साल भी आया हुआ था, एंथ्रोपोलॉजी में भी आया हुआ था, मेडिसिन में स्वांते पापो को मिला था, वो आया हुआ था। और इनफैक्ट बच्चों को पता ही नहीं था। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने पेपर से एक दिन पहले उनको भेजा, स्वांते पापो को इसको पढ़ लो, उसकी इमेज भेजी एक स्कल के साथ। तो फिर मैंने उसमें क्विज जैसा रखा कि बताओ ये बंदा कौन है। तो बंदों ने जब ढूंढा, उनको पता चला ही स्वांते पापो। और जो बच्चा वो देख के गया था, वो सीधे सीधे 10 नंबर का सवाल पूरा ठीक करके आया। और जिसने नहीं देखा था वो छोड़ के, उसको पता, उसको हवा भी नहीं लगी ये आया कहाँ से। तो करंट अफेयर आपको हेल्प करता है पेपर निकालने में। इनफैक्ट करंट से ही आपको ये भी पता चलता है कि स्टैटिक इंपॉर्टेंट क्या है। करंट पता होगा तभी इससे रिलेटेड, नहीं तो स्टैटिक की तो इतनी सारी बुक्स हैं और हर एक बच्चे ने पढ़ी हुई हैं।
आप जिस भी सब्जेक्ट की निकालो, हिस्ट्री में अगर चले जाओगे आप एंशियंट हिस्ट्री, उसकी भी मोटी मोटी बुक्स मिल जाएंगी, मिडीवल की अलग मिल जाएंगी, मॉडर्न की तो 4-5 बुक्स मिल जाएंगी। तो वो उनको पढ़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमने कोई हिस्ट्री में पीएचडी थोड़ी करनी है। हमें कोई ऐसे अपने नोट्स रखने हैं जो शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, जल्दी जल्दी वो हम उनको बार बार रिवाइज कर सकें। जो भी सोर्स रखना है, ऐसा सोर्स रखना है जिसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके। हाँ, आप छोटा सोर्स पढ़कर फिर जो बड़े सोर्सेज हैं वो इंडिविजुअली पिक एंड चूज कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि हिस्ट्री में बुद्धिज्म पे सवाल ज़्यादा आते हैं, जैनिज्म पे सवाल आते हैं, तो ठीक है, बुद्धिज्म के लिए मैं उस बुक से एक चैप्टर पढ़ लूंगा। या जैसे मुझे पता है कि गांधी से रिलेटेड या फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अच्छे से पढ़ लूंगा। जैसे हिस्ट्री में ही होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, ये कवर होता है, पॉलिटी में भी आता है जिसमें आपके बड़े सारे मिशन आते हैं, क्रिप्स मिशन, ये वो, तो वो हमें पता है पेपर में आता ही आता है, और वो याद भी नहीं होते, तो उसके लिए कोई निमोनिक देख लो, कोई ट्रिक देख लो याद करने के लिए। हर एक चीज़ समझी भी नहीं ना जा सकती, कुछ चीज़ों में रट्टा मारना पड़ता है, कुछ चीज़ों में समझाना पड़ता है। बस आपको पता होना चाहिए कि करंट के लिए रेलेवेंट क्या है, अभी एग्जाम में रेलेवेंस किस चीज़ की है, वो आपको पड़ेगा करंट अफेयर से। करंट अफेयर पढ़ो, कुछ चीज़ें जो ईयरली हैं ये आपने इन मैगजीन्स के अलावा पढ़नी है, जैसे नोबेल प्राइज़ हो गए, ठीक है, फिर कई सारे प्राइजेज होते हैं, जो बुकर्स प्राइज़ होता है वो पढ़ो, किस ऑथर को मिला है, किस बुक के लिए मिला, कोई ऑस्कर किस मूवी को मिला, किस एक्टर को मिला, ठीक है। जो चीज़ें साल में एक बार आती हैं उसको अलग से पढ़ना है, ठीक है। वो कहाँ से आपको हेल्प होगी, एसएससी के पेपर से। उससे पहले हर साल एसएससी का पेपर होता है, एसएससी के पेपर के लिए ऑलरेडी कंपाइलेशन आती हैं ईयरली वाली, वो आपने वहाँ से उठानी, ठीक है। तो हो सकता है ऑस्कर अभी जब आपका पेपर हो तो ऑस्कर अगले महीने आने वाला हो, लेकिन आपका पेपर से तो 11 महीने पहले ऑस्कर मिला है, आपने वही वाला पढ़ना है, क्योंकि आप वेट थोड़ी करोगे कि अच्छा पेपर के बाद मैं पढ़ के जाऊँगा, उन्होंने तो उस साल का डालना है। तो उस हिसाब से आपने इसको मैनेज करना है, अपनी करंट अफेयर्स को। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, तो जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उससे रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पे कौन सा समुद्र है, ऊपर मैप लगा, रशिया यूक्रेन के अंदर पड़ता है ब्लैक सी। पूछ लेते हैं ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी। अब देखो कोई भी एक आम आदमी के लिए इतना कंटेंट याद रख पाना बहुत मुश्किल है। क्या मैं हर एक समुद्र की नेबरिंग कंट्रीज देख सकता हूँ? नहीं। लेकिन मुझे पता है कि न्यूज़ में रशिया है, यूक्रेन है, तो मैं रशिया यूक्रेन के तो देख सकता हूँ ब्लैक सी। अब ब्लैक सी का मुझे पता भी ये ट्रिक है, मैंने आपको बोला ये ट्रिक भी देखते जाना। जो चीज़ आपको लगे यार ये रट्टा मारने वाली है, मुझे याद नहीं हो सकती, सीधे गूगल पे या उस पर यूट्यूब पे सर्च किया करो। और इसका ट्रिक होता है बर्गर टी। बर्गर में ई होता है ना, ई वाला बर्गर, BURGR और आगे हाइफन करके टी। ये सारी यही है, बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, ये सारे देखो, रोमानिया हो गया, टर्की हो गया, ये सारे बाउंड्री कंट्रीज हैं वो ऊपर उसके। तो जब मुझे एक बार मैंने ये ट्रिक याद रखी, सारे समुद्र नहीं याद रख रहा है, सिर्फ ब्लैक सी के याद रखी हुई है मैंने, और ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि पेपर से पहले मेरे 2-3 बार ये रिवाइज हो जाए। इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर भी जो बंदा डाल रहा है वो 50-60 साल की उम्र का है, वो बुक्स नहीं छानेगा आपके लिए, वो डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा। तो वो आपको तभी पता चल सकता है अगर आप डेली बेसिस पे, वैसे तो मैं ये बच्चों को बोलता हूँ कि डेली न्यूज़ पढ़ लिया करो, उसके लिए विजन का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करो, रोज 3-4 पन्ने आते हैं, उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट्स भी याद नहीं रखने, लेकिन ओवरऑल अगर आपको पिक्चर पता है कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसके आसपास की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, उतना तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। फिर अभी जैसे नाइजर में कू हुआ है, कू का क्या मतलब होता है, कोई भी तख्ता पलट देती है सरकार, ठीक है। तो इंडिया ने ऑलरेडी वहाँ से अपने जितने भी बंदे थे वो फ्रांस ने इवैक्यूएट करवाए हैं हमारे पास, तो यानी वो न्यूज़ में है, तो देख लो वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, जो कंट्री न्यूज़ में होगी। अगर कोई मान लो नई किसी कंट्री में अपॉइंटमेंट हुई है किसी प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की, वो देख लो, ये आ जाएगा, इसके लिए आपका टॉपिक बन जाएगा अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स इन न्यूज़। तो ये टॉपिक आपको जब मिलते जाएंगे, आपने फिर उसको देख लेना है गूगल सर्च करके कि न्यूज़ में इस वक्त कौन सा है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो लिखा हुआ है, ये आपने इस तरीके से कवर अप करना है, और इसमें जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ना है। जम्मू कश्मीर में भी तो चीज़ें हो रही हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए सोर्स सबसे बेस्ट क्या है इस वक्त, योजना मैगजीन एक आई हुई है सितंबर 2022, इसमें जितनी स्कीमें हैं जम्मू कश्मीर की सारा कुछ कवर किया है कि हमारा हेल्थ पैरामीटर कितना है, आयुष्मान मिशन है, जितनी स्कीम्स है, जैसे हेल्थ में कौन सी स्कीम चल रही है, ठीक है, एजुकेशन में क्या चल रहा है, फिर हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये इस अगर आप खुद से ढूंढने जाओगे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है।
प्लस अगर आप किसी मतलब किसी यूट्यूब वीडियो पे या किसी यूट्यूब चैनल पे रिलाई करोगे तो देखो वो खुद भी इंसान है, वो आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल के ला सकता। जैसे मैं पहले भी बच्चों को बोलता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ोगे जब, तो एक बुक है, किताब है, इस किताब में अगर 100 पन्ने हैं तो कोई भी इंसान इन 100 पन्नों को याद नहीं रह सकता। वो 100 पन्ने पढ़ के इस पे वीडियो बनाएगा, हो सकता है उसको 50 ही पन्ने याद हो। जब उसने वीडियो बनाई, जब आपने पढ़ी, तो आपका भी दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं होगा, इन 50 के भी हो सकता है आपको 25 ही याद रहे। फिर आपने हो सकता है 25 पूरी याद भी ना हो, आपको एग्जाम तक 20 ही याद हो। तो ओरिजिनल कंटेंट कितना है? 100। आप कितना पढ़ रहे हो? 20, क्योंकि आपने सोर्स ही बीच में ऐसा पकड़ा हुआ है जो ऑलरेडी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सोर्स पकड़ो वैल्यूडेशन के लिए, लेकिन ये मत भूलो कि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, ओरिजिनली वो कहाँ से पढ़ के बना रहा है या मुझे कहाँ से पढ़ के बनानी है। और ये सोर्स कोई 10 सोर्स नहीं होने चाहिए, कोई एक सोर्स होना चाहिए जिससे सिर्फ आपको दूसरे बच्चों से लीड लेनी है। जैसे कंपटीशन तो बहुत है, तो आपको तो बड़े सारे बच्चे बच्चे जो टेस्ट दे रहे होंगे वो भी पढ़ रहे होंगे। अब आपको पता है 90% बच्चा ये चीज़ फॉलो कर रहा है, वो कोई एक चैनल है उसी को फॉलो कर रहा है, तो मुझे उससे एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि जब सारे वही पढ़ के जाएंगे तो कंपटीशन तो सेम है। तो मुझे ये देखना है कि वो कहाँ से बना रहा है, मुझे डायरेक्टली वहीं से पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर मोस्टली लोग यहीं से बनाते हैं, अड्डा 247 से, ये केसेस भी वो डेली आता है, वो डेली चेप के आपको दे देते हैं। तो आप डायरेक्ट पकड़ो ना वही चीज़। आप ये भी पढ़ो, इसको भी मत छोड़ो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बन कहाँ से रहा है पेपर। बेस्ट सोर्स आपको पता होना चाहिए। तो बेस्ट सोर्सेज ढूंढा करो। ये अगर आप आजकल की थंब जनरेशन, आप सब कुछ ढूंढ लेते हो फ़ोन में, तो ये क्यों नहीं ढूंढ सकते? इसको ढूंढो। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी आप नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हो कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। बड़ी सारी हैं, जैसे जीके टुडे है, वो न्यूज़ देता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। तो जीके टुडे की साइट पे जैसे होता है ना, नीचे 1 2 3 4 पेजेस होते हैं, तो पहले पेज पे 5 न्यूज़ होती हैं। फिर आप सेकंड पे चले जाओ तो दोबारा 5 न्यूज़ मिलेगी। पहले 5 पेजों से डायरेक्ट डायरेक्ट 5 न्यूज़ उठा के इन्होंने पेपर में डाली हुई थी। जैसे पहला पेज था, उसमें से एक न्यूज़ थी वो डायरेक्ट पेपर में आई हुई थी। फिर दूसरा पेज था, उससे एक न्यूज़ थी डायरेक्ट, तीसरे से डायरेक्ट। यानी एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है उसकी साइकोलॉजी का भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर मान लो अगर जम्मू कश्मीर से बाहर का पेपर बना रहा है, उसको जम्मू कश्मीर की न्यूज़ सर्च करनी है, वो गूगल करेगा, उसको ऊपर की जो 4 5 साइट्स मिलेंगी वो उन्हीं से चेक करेगा। तो जीके टुडे से डायरेक्टली 5 जो उसके टैब्स थे, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक एक न्यूज़ हर पेज से डाली हुई थी। तो सोचो अगर आपने ये किया होता तो आपके 5 क्वेश्चन तो मुफ्त के थे, 5 नंबर, तो 5 नंबर आपके फ्री के थे। और 5 नंबर से कितना मेरिट ऊपर जाता है? जब रिजल्ट आता है आप लोग देखते हो, एक नंबर पे 4 5 शीटें भरी होती हैं। मतलब मेरे भी इतने नंबर हैं, आपके भी उतने नंबर हैं ना, तो हो सकता है 50 लोगों के सेम मार्क्स हों। तो कई लोग बोलते हैं ना यार मैं एक नंबर से रह गया, तो एक नंबर से वो एक नंबर और एक मतलब जो सिलेक्ट हुआ होगा, और उसमें हो सकता है 100 बंदे बीच में हो जिनका ये एक नंबर भी है, पॉइंट में भी होते हैं कई बार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपने एक एक नंबर भी नहीं छोड़ना। ये जो आपको दिख रही है ये सारी चीज़ें, ये आपने हर चीज़ पढ़ के जानी, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से आप सर्च करो थोड़ी सी, हमसे जितनी हेल्प होगी हम करेंगे, लेकिन खुद जब तक आप सर्च करना हेल्प अपनी खुद नहीं करोगे तब तक पेपर नहीं निकाल सकते। किसी दूसरे पे रिलाई होना, वो देखो वो यही हिसाब है, वो 100 पढ़ के आपको 50 ही बता, कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा ना तो वो मैं मान लो 90, फिर भी 10 तो छूट गया, यही 10 आपको इन या आउट कराएगा। और एग्जामिनर की ऐसी टेंडेंसी होती है, वो जनरली आपको वैसी चीज़ें पूछता है जो उसे पता है कि बच्चे को भूलती है। जो सिंपल चीज़ें होंगी वो क्यों पूछेगा, और वहीं से, और जो सिंपल चीज़ होगी वो सबको आती होगी। एक अच्छा स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करी है ना, उसके लिए बेटर क्या है, पेपर आसान आना या मुश्किल आना? मुश्किल आना। अगर पेपर आसान आए तो 2 दिन भी वो कोई छोटी सी 20 25 रुपए की जम्मू कश्मीर की बुक लेके भी लोग पेपर निकाल सकते हैं। पेपर मुश्किल ही आना चाहिए, ताकि जिन्होंने तैयारी की हो वो फिर क्वेश्चन सही लगा सकें, और जिसने तैयारी नहीं की है वो बाहर हो। ठीक है? तो वो मुश्किल पेपर अगर आए तो आपको इन डेप्थ पढ़ाई आपने की होनी चाहिए, वो तभी करोगे अगर आपने अच्छे सोर्स पकड़े हुए हैं और अच्छे से पकड़ा हो। ठीक है? तो ऐसे ही करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। ऑल्दो मुझे पता है कि इसमें 20 नंबर की जनरल नॉलेज है, लेकिन यही 20 नंबर रोल प्ले कर जाते हैं, क्योंकि बाकी तो जितना आपको आता है इतना बाकियों को आता है। इसमें से आपके 20 में से 20 आने चाहिए। मुझे याद है जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना, हमने एक वीडियो बनाई थी। तो एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो 28 मिनट्स की है। सीधे सीधे 8 क्वेश्चन इस वीडियो से आए थे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर। पर ये देखी कितने लोगों ने थी? हार्डली 50 लोगों ने।
तो फिर हमने बनानी छोड़ दी थी ये वीडियो कि कोई देखता नहीं था। लेकिन वो वीडियो तो अभी भी अवेलेबल है उधर फेसबुक उस पर यूट्यूब पे, डेट भी होती है इसमें कि पेपर से पहले की है कि बात। सीधे सीधे 8 क्वेश्चन 28 मिनट की वीडियो से निकल कर आए, एक वीडियो से। और थे कितने टोटल, मतलब 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे निकल रहे हो ना 28 मिनट की वीडियो देख के, तो फिर आप एज ले जाते हो। ठीक, तो इसीलिए ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं अगर आपने करंट अफेयर बहुत अच्छे से किया, तब आपको पता चलता है कि एग्जामिनर कहाँ से पेपर बनाया। फिर अगला आ गया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन। तो ऐसे देखो ये एक सिलेबस है, तो इसमें तो कुछ मार्किंग दी हुई है कि इतने इतने, जरूरी नहीं है कि आपका जो पेपर हो उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हो, तो इसीलिए मैं सिलेबस को ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफी का आ गया। तो ज्योग्राफी में देखो फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होगी, रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, रिवर की ट्रिब्यूटरियाँ पूछ लेगा, माउंटेन की पीक पूछ लेगा, ठीक है, हिमालय कौन सा माउंटेन है, ये कहाँ पे, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, वो सारा इसमें पूछ लेता है। फिर पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ये भी आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्लाइमेट से रिलेटेड आपको कंसेप्ट भी पूछ सकता है, पूछ लेगा कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, या आपको क्लाइमेट से रिलेटेड ये क्या पूछ सकता है, फैक्ट भी पूछ सकता है। फैक्ट क्या पूछेगा, बोलेगा कि बताओ इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा साइक्लोन आया, उसका क्या नाम। फिर पूछेगा अरेबियन सी में कौन सा आया। एक तो वह साइक्लोन आया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो साइक्लोन किस साइड आया है, अरेबियन सी वाली साइड आया है या वेस्ट वाली इधर आया, बे ऑफ बंगाल वाली साइड आया, यू मस्ट नो दिस। फिर लेटेस्ट कौन सा है, फिर पूछ लेता है सुपर साइक्लोन कौन सा आया। साइक्लोन्स की कैटेगरीज होती है। और अगर कंसेप्ट पूछना है तो पूछ लेगा बताओ कि साइक्लोन कैसे बनता है, उसकी प्री कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, वो भी बताओ। तो इस तरीके से बड़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मॉनसून से रिलेटेड आपका क्या है, दो कंसेप्ट होते हैं, ला नीना एंड एल नीनो। इसमें पूछ लेगा, फैक्ट भी पूछ सकता है, कंसेप्ट पूछ लेगा। फैक्ट क्या पूछेगा, पूछेगा बताओ इस साल इंडिया में क्या आने वाला है, ला नीना या एल नीनो, बताओ क्या आएगा, आपको पता है कौन सा आ गया इस साल। एल नीनो, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से ला नीना चल रहा है। ठीक है, ये होगा फैक्ट। एक और फैक्ट पूछेगा इंडिया के लिए अच्छा कौन सा है, ला नीना या एल नीनो। तो अच्छा इन द सेंस जिससे बारिशें ज़्यादा हों, क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर। बताओ सिमरन, दोनों में से बारिश ज़्यादा किस में आती है, ला नीना। तो हमारे लिए ला नीना अच्छा है। ला नीना बहुत ज़्यादा हो जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर बाढ़ आ जाती है। लेकिन फिलहाल अगर हम सोच के चलें कि चलो पानी हमें चाहिए, तो ला नीना को फेवरेबल देखा जाता है। ला नीना क्या करता है कि जो मानसून आते हैं ना हमारे यहाँ, मानसून को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देता है। और एल नीनो में उल्टा हो जाता है, हमारे जो मानसून हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट पूछेगा इस। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट अगर पूछना है तो बोलेगा बताओ कैसे होता है। तो उसके पीछे फिर आपको एक वॉकर सेल होता है, वो पूरा क्लाइमेट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि बादल जो होते हैं, एयर मास, इसको आना इंडिया वाली साइड था, ये चला उस साइड चला जाता है, साउथ अमेरिका वाली साइड चला जाता है, और पेरू में जाके बारिश कराता है। और पेरू एक रेगिस्तान है, डेजर्ट है। रेगिस्तान में अगर आपने एक साथ बहुत सारा पानी फेंक दिया, तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है या बुरा, बुरा। वो उसकी क्या बन जाती है, उसकी स्लरी बन जाती है, लोगों के घर उसमें तबाह हो जाते हैं। ठीक है, देखो रेगिस्तान में पानी थोड़ा थोड़ा डालो तो अच्छी बात है, क्योंकि रेगिस्तान में पेड़ नहीं है ना। अगर पेड़ होते तो उनकी रूट्स पकड़ के रखती सॉइल को। जब पेड़ नहीं है, सॉइल पकड़ी नहीं जा रही, तो आप जैसे ही पानी डालोगे वो पूरी की पानी ऐसे कीचड़ में तब्दील हो जाएगा, और वो कीचड़ लोगों के घरों में, वो क्या करेगा, लोगों के घरों के अंदर घुस जाएगा, कीचड़ ऊपर चला जाएगा, वो डेथ्स हो जाएगी लोगों। प्लस वहाँ के लोग वो फिशिंग करते हैं, तो फिशिंग मछलियों से होती है, और मछलियों को खाने के लिए बर्ड्स आते हैं, तो बर्ड्स का जो एक्सक्रीटा है वो इतना ज़्यादा होता है कि उससे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज चलती है वहाँ पे। तो जिस साल वहाँ बारिश होती है ये सब कुछ रिवर्स हो जाता है, तो वहाँ के लोगों के लिए भी गड़बड़ है। तो यानी कि क्लाइमेट, ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो तो ही अच्छा है, उनके यहाँ बारिश नहीं होती उनके लिए वो अच्छा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उस हिसाब से चलती है। तो थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ोगे जब आपने ये इस तरीके से रिलेट कर लिया, फिर एग्जामिनर आपको जहाँ मर्जी सवाल पूछे, आप कभी भी सवाल गलत नहीं करो। ठीक है, तो ऐसे क्रॉप्स इन इंडिया, क्रॉप से सवाल आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कॉटन है तो कॉटन के बारे में पता होना चाहिए। देखो कॉटन, कॉटन सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं बताओ, कॉटन पहली बार दुनिया में कहाँ ग्रो किया गया, किसको बोलते हैं कॉटन सिविलाइजेशन, आईबीसी, आईबीसी को
ही बोला जाता है क्या, ब्रॉन्ज एज भी इसी को बोलते हैं, कॉटन सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदारो सब कुछ इसी को।